हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में वी आर डीलिंग विद द सीरीज पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा आपको पता है, लोकसभा इज द लोअर हाउस या जनता का डायरेक्ट जो सदन है, जहां से डायरेक्टली लोग चुन के आते हैं। उस सदन का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसे बोला जाता है स्पीकर ऑफ द हाउस या स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब स्पीकर से कहीं से भी यहाँ पे स्पीकर वूफर वाला सिस्टम नहीं है। स्पीकर इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ही प्रिसाइड्स द सेशन एंड ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द हाउस, इसलिए इनको स्पीकर ऑफ द हाउस भी बोला जाता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी बोला जाता है। तो आज जो ये टॉपिक है हमारा, उस पर हम बेसिकली इस ऑफिस को डिस्कस करेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा को डिस्कस करेंगे। क्या क्या इनकी पावर्स हैं, क्या क्या इनके रोल्स हैं, क्या फंक्शन रहते हैं, किस तरीके से गवर्न करते हैं, किस तरीके से इनका इलेक्शन रहता है, क्या इनका टर्म रहता है, किस तरीके से इनका ऑफिस खाली होता है, वापस इनका नया स्पीकर कैसे आता है, इलेक्ट कैसे होता है, इन सारे पहलुओं पे आज डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्लास स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रिल्यूड हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में आज देख चुके हैं, तो आज हमारे को प्रिल्यूड बीच में ब्रेक नहीं देना, डायरेक्टली हम टॉपिक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनका नाम आप सभी को पता है, बिरला साहब, ओम बिरला साहब इनका नाम है। ही इज द करंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। इसका नाम मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी आपसे कमेंट सेक्शन में मांगा था और काफी सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया था। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपको आता ही होगा। सो ही इज द करंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा और द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों हाउस में होते हैं, लोकसभा में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और आपके राज्यसभा में भी होता है। हर हाउस में जहां पे भी लेजिस्लेशन बन रहा है वहां पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ही होगा, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो मैनेज करता है उस पूरे हाउस के बिजनेस को। अब 500 550 लोग या जितने भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन में उस ऑर्गन में स्पेसिफिकली बैठे हैं लोग, अब उन लोगों को मैनेज करना, किस तरीके से बिजनेस हो, कैसे क्वेश्चन आर हो, किस तरीके से मोशन पास हो, किस तरीके से रेजोल्यूशन पास हो, किस तरीके से बिल का मूवमेंट होना चाहिए, ये जो गवर्नमेंट के बिजनेस है इनको फ्लॉलेसली चलाने के लिए एक ऊपर मॉनिटर बैठाना जरूरी है या एक ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठाना जरूरी है। क्योंकि अगर इतने सारे लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे तो काम आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो उस सदन का काम ढंग से हो पाए, उस सदन की कार्रवाई ढंग से हो पाए, तो हर सदन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठाया जाता है और उस सदन के का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, अगर लोकसभा की बात करेंगे तो कहलाएगा स्पीकर, और वहीं पर अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ही बिकम्स ऑटोमेटिकली दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। उसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होते, कोई अलग से आदमी नहीं आता, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ही बिकम्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं ऑटोमेटिकली ही बिकम्स दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उनको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वहीं पे लोकसभा में जो इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर है बात? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के साथ साथ हम राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको भी साथ साथ बात करते रहेंगे, उसके भी कुछ पहलुओं को डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल पोस्ट है। दोनों सदन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन काम और फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क इन दोनों की पावर्स में है नहीं। क्लियर है बात? तो आज मेन फोकस तो हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा रहने वाला है, बट साथ साथ हम कंपेरिजन ड्रॉ करने के लिए, सिमिलरिटीज ड्रॉ करने के लिए या डिफरेंसेस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो कि होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, उनके ऊपर भी बार बार थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे। ठीक है? सो अब जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा होता है, यहां पे देखो ऊपर लिखा हुआ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। ये किसने बोला कि भैया लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए? हमने तो जनता से क्या चुने थे? रिप्रेजेंटेटिव चुने थे। वो आए हैं लोकसभा में, अब कानून बनाएंगे। लेकिन ये सदन में जितने भी लोग आए हैं, जैसे 543 लोग जो आए हैं सदन में, लोकसभा की जो मेंबरशिप है, इन लोगों को मैनेज कौन करेगा? इन लोगों को सिस्टम सिखाएगा कौन? या कोई भी क्लास है, कोई भी आज आपकी कक्षा होती है स्कूल में या कॉलेज में, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन क्या अपने जितने सारे बच्चे हैं वो अपने आप काम करते हैं? नहीं, कोई ना कोई टीचर होता है या कोई ना कोई इन्विजिलेटर होता है या कोई ना कोई मॉनिटर होता है जो उनको गवर्न करता है कि भैया इस डायरेक्शन में हमारे को काम करना है, आज ये चैप्टर होगा, कल ये चैप्टर होगा, इस तरीके से डिस्कशन होते हैं। तो सिमिलरली अगर लोकसभा कोई कक्षा माने, क्लास ऑफ 543 पीपल माने, तो इस क्लास को गवर्न करने के लिए इस क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है। वो मॉनिटर कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनका मुख्य काम है कि जो लोकसभा का बिजनेस है या गवर्नमेंट का जो बिजनेस है जो लोकसभा के अंदर होना है, वो प्रॉपरली फ्लॉलेसली कैरी ऑन हो सके एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या जो भी उनसे एक्सपेक्टेड है, उनकी जो ड्यूटीज हैं वो तरीके से हो पाए। किसके सेंस ये कौन इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 में बोल दिया गया है कि द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर शैल बी अपॉइंटेड। ठीक है?
93 आर्टिकल 93 में बोला गया है कि हर सदन का, मतलब लोकसभा के सेंस में लोअर हाउस जो है हमारा हाउस ऑफ द पीपल है, उनके अंदर आपको 2 लोग चुनने हैं, दैट इज द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। द हाउस ऑफ द पीपल शल एज सून एज मे बी, जैसे ही हाउस ऑफ पीपल आए, हर 5 साल के बाद जैसे आपको पता है नई लोकसभा आती है, तो जैसे ही वो लोग अपनी लोकसभा की अटेंडेंस फुल करते हैं, वापस इलेक्ट होके आते हैं, एज सून एज पॉसिबल शल चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस। तो 2 इंसान उनको चुनने हैं टू बी द स्पीकर अमंग्स देमसेल्व्स ओनली। जो वो लोग आए हैं 543 लोग, उन्हीं में से चुना जाएगा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। क्लियर है? तो स्पीकर चुनना कहां से? उन 543 लोगों में से चुना जाएगा, कोई नया आदमी लोकसभा में आके नहीं बैठाया जाएगा। जैसे कि राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट आके प्रिसाइड करता है, यहां पे कोई नया आदमी या दूसरी ऑफिशियल पोस्ट का आदमी आके नहीं प्रिसाइड करेगा, उन्हीं मेंबर में से निकल के एक आदमी को स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है? अब अपने आप में चुनाव होंगे मेंबर्स में और वो स्पीकर का चुनाव करेंगे। इसी तरह डेप्यूटी स्पीकर को भी चुना जाएगा, बट डेप्यूटी स्पीकर के लिए स्पीकर बोलेगा कि भैया इस तारीख को डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव होने हैं। पहले स्पीकर चुना जाएगा, फिर स्पीकर डिसाइड करेगा कि डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव कब होने हैं, और फिर डेप्यूटी स्पीकर चुना जाएगा। जनरली जो स्पीकर होता है वो मेजोरिटी पार्टी में से होता है या रूलिंग पार्टी में से होता है। आप समझ सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि जो जीता है, जो इस गेम में जीता है, जो डेमोक्रेसी के गेम में जीता है या चुनाव मतदान के जो गेम में जीता है, ऑब्वियस सी बात है प्लेयर्स भी वो अपने खुद ही चुनेगा। तो स्पीकर क्योंकि मॉनिटर है पूरे हाउस का, लोकसभा के अंदर क्या क्या बातें होंगी, किस तरीके से बात होंगी, कौन कितना बोलेगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा? वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बड़ा आदमी है, ये चुनाव भी रूलिंग पार्टी में से ही होगा या मेजोरिटी पार्टी जो है उसी में से इसका चुनाव होगा। अपना ही तो आदमी रखेंगे तभी अपने को महत्व मिलेगा, मेजोरिटी पार्टी को। तो स्पीकर इज जनरली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और डेप्यूटी स्पीकर भी जनरली उसी से होता था। लेकिन आफ्टर द 11th लोकसभा, 11वीं लोकसभा के बाद क्या हुआ, डेप्यूटी स्पीकर को चुन लिया गया फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का काम ऐसा सच कुछ है नहीं। डेप्यूटी स्पीकर का कोई काम नहीं है। स्पीकर अगर एब्सेंट है या स्पीकर की पोस्ट वेकेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर क्वेश्चन में आता है या सिचुएशन में आता है, सीन में आता है। अदरवाइज डेप्यूटी स्पीकर का कोई मतलब नहीं है, वो यूजुअल मेंबर की तरह ही रहता है। हाँ, उसका चुनाव होना जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन ऐसा जो उस पोस्ट की वैल्यू नहीं है कोई डेप्यूटी स्पीकर की। जब तक स्पीकर मौजूद है कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर जिस दिन गायब है उस दिन डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन ले लेगा। यह महत्व है डेप्यूटी स्पीकर का। हालांकि आपको ये बात जान के हैरान होगा कि आज की जो हमारी सरकार है उसमें कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। आज की लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है फ्रॉम 2019 है सपोज। यही कारण है कि हमें मेजोरिटी भी इतनी नहीं देनी किसी भी सरकार को कि सरकार अपने तरीके से, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया भी था कि वो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है जब चारों तरफ से सरकार को मेजोरिटी मिलने लग जाती है। सेंटर में भी मिल जाती है, यूनियन में मिल जाती है, स्टेट्स में भी मेजोरिटी मिलने लग जाती है, राज्यसभा में भी उन्हीं के लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि स्टेट में उनके लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा में भी उनके लोग मेजोरिटी में पहुंचेंगे। तो होता क्या है, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, ऑटोक्रेसी चालू हो जाती है। तो फिर उनकी जो इच्छा होगी वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज की तारीख में डेप्यूटी स्पीकर खाली है। डेप्यूटी स्पीकर 2019 से कोई चुना नहीं गया है। जो स्पीकर साहब हैं हमारे बिल्ला साहब, वो क्या बोलते हैं कि भैया हमारे को जरूरत नहीं है, या सरकार क्या बोलती है कि हमारे को डेप्यूटी स्पीकर की जरूरत नहीं है, विच इज अ ट्रू फैक्ट, उसमें कोई गलत नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर की आपको ऐसा कोई जरूरत है भी नहीं। डेप्यूटी स्पीकर आपका रिप्लेसमेंट है फॉर स्पीकर। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो अगर हमारे को चुनना है तो चुनने में फर्क भी क्या पड़ रहा है, चुनने में दिक्कत भी क्या हो रही है। एक आदमी चुन के रख लो। तो बिल्ला साहब बोलते भैया मैं तो एब्सेंट होना नहीं हूं, मैं एकदम प्रगतिशील कार्यशील आदमी हूं, मैं हर बार आपके साथ मौजूद रहूंगा, जब भी सेशन सिटिंग होगी लोकसभा की मैं मौजूद रहूंगा, मौत मेरी अभी कोई आनी नहीं है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर की अपन को पोजीशन क्रिएट करके रखनी है, क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव का जो आपको अधिकार है वो किसके पास है, स्पीकर के पास है। स्पीकर तय करेगा कि डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव कब होंगे। वो बोलते हैं कि हमारे को जरूरत ही नहीं है डेप्यूटी स्पीकर की। तो डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो अभी खाली है हमारे भारत देश में सिंस 2019। ठीक है, तो ये तो थी कहानी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, कोई ज्यादा महत्व वाली बात नहीं है। अब आते हैं वापस स्पीकर की बात पे। तो ही इज द हेड ऑफ द लोकसभा, इज द मॉनिटर ऑफ द लोकसभा, ही इज द प्रीफेक्ट ऑफ द लोकसभा। लोकसभा को गवर्न करने वाला आदमी कौन है, वहां पे बैठे उस सदन के अंदर लीडर ही है। देश की सरकार का लीडर प्राइम मिनिस्टर ही है, देश का लीडर प्रेसिडेंट ही है, लेकिन उस सदन का, उस 543 लोगों का उस टाइम के लिए हेड कौन है, उस टाइम का हेड है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उस सदन का राजा यही है। उस सदन में क्या होगा वो इससे पूछना पड़ेगा। तो ओम बिरला साहब को आप देखोगे तो वो मुस्कुराते रहते हैं आधे टाइम, जब भी कोई बीजेपी की या पार्टी की कोई बात होगी तो मुस्कुराते रहेंगे।
कोई ऐसी परेशानी नहीं है, इनको भी कोई खास लोड नहीं है, इनको पता है मैं रूलिंग पार्टी से हूं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हेड है, मेंटेन करना है कि भैया हमारे को मौका देना है। अब ऑब्वियस ही बात है, आपको भी समझ में आता होगा कि रूलिंग पार्टी के आदमी हैं, चाहे कांग्रेस होती तो कांग्रेस पार्टी के आदमी स्पीकर होता और वो कांग्रेस पार्टी को ही ज्यादा महत्व देता, क्योंकि रूलिंग पार्टी का आदमी है तो उसी को महत्व देता है। हालांकि एक्सपेक्टेड इनसे होता है कि इंपार्शियल रहें, किसी भी तरीके का बायस नहीं होना चाहिए इनके। बट अगर आप सेशंस देखेंगे किसी भी पार्टी के, आज के देख रहे हैं क्योंकि आज बीजेपी, इसलिए अपन आज बीजेपी की बात कर रहे हैं, कल कांग्रेस होगी तो कांग्रेस की बात भी करेंगे। तो बीजेपी के जो आप स्पीकर देखेंगे तो बीजेपी की बातों पे एकदम मस्त मुस्कुराते रहते हैं और वहीं पे अपोजिशन को वो काटते रहते हैं। खैर वो काम भी इनका मेन यही रहता है। अब आती है, ही इज द हेड ऑफ द लोकसभा, ही इज द गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स एंड द हाउस। तो ये क्या है, गार्जियन है, जितनी भी पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस है या मेंबर्स को जो भी पावर्स एंड प्रिविलेज है, उसके गार्जियन कौन है, उसके अभिभावक कौन है, उसके अभिभावक यही है, गार्जियन यही इंश्योर करते हैं कि हर आदमी को अपनी पावर एंड प्रिविलेज यूज करने का मौका मिले। क्लियर है बात, कौन क्या बोलेगा, कौन सा बिल पास करवाना, बिल पास तो नहीं, कौन सा बिल डिस्कस करवाना है, कौन सा मोशन पे बात होगी, कौन सा क्वेश्चन राइज होगा, कौन सा स्टार्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा अनस्टार्ट क्वेश्चन होगा, किसको कितना समय देना है बोलने का, किसको कब रोकना है, ये सारे अधिकार किनके पास है, ये सारे अधिकार हमारे लोकसभा के स्पीकर के पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा के पास है। सिमिलर पावर्स आर गिवन टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनके पास भी ये सिमिलर पावर्स हैं, तो वो पैरेलली राज्यसभा में काम है। अभी हम लोकसभा ही पढ़ रहे हैं तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। हिज फाइनल से इन द पार्लियामेंट्री मैटर स्टे, तो पार्लियामेंट्री मैटर जितने भी हैं उसमें फाइनल जो शब्द चलेगा ये इन भाई साहब का चलेगा, जो स्पीकर होते हैं आज की तारीख में बिरला साहब है। तो ये जो बोलेंगे कि भैया अपन ही भगवान है, अपन जो बोलेगा वही लोकसभा में होगा, तो सही बात है, लोकसभा में वही होगा। ये बात आती समझ में। अब इतना पावरफुल आदमी हमने क्रिएट करा, इतना पावरफुल ऑफिस क्रिएट करा, तो ये पावर्स दी किसने, ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बार का तो लिख दिया आपको कि भैया आप ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करें। अब इसके बाद इनको पावर्स जो हैं ये सारे कंडक्ट करने की, जो ऑफिस है या इस बिजनेस को कंडक्ट करना है, कोरम मेंटेन करना है, सिटिंग्स को बुलाना है, सिटिंग्स को स्थगित करना है, कास्टिंग वोट डालना है। अभी हम सारी पावर्स पढ़ेंगे इनकी क्या क्या पावर है इनके पास। तो ये पावर आती कहां से इनके पास, ये इतनी सारी पावर, इतनी शक्तियां इनको दी किसने है, तो 3 सोर्स से इनके पास पावर आती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी गई है, फिर आर्टिकल 118 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ले डाउन कर सकता है। तो आर्टिकल 118 के तहत 118 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर लिख दिए गए हैं, ले डाउन कर दिए गए, उसमें भी स्पीकर को पावर दी गई है। और फिर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, देश और दुनिया की जो भी पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेसी चल रही है, जहां पे भी ये सदन वाला सिस्टम होता है, उनके जो कन्वेंशन फॉलो होते आए, वहां से भी इनको ये पावर मिलती है, स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा को पावर्स मिलती हैं। तो ये 3 सोर्सेज हैं इनकी पावर के, इनको शक्तियां देने के लिए ये 3 भगवान इनको आशीर्वाद देते हैं, या 3 इंस्टीट्यूशन है जो इनको, 3 चीजें हैं जो इनको पावर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कि पार्लियामेंट खुद लिखती है, तो ये 118 आर्टिकल के तहत, और फिर बाद में पार्लियामेंट्री कन्वेंशन अब्रॉड और नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी पार्लियामेंट्री बॉडीज हैं, वहां से जो भी कन्वेंशन फॉलो होते हैं, रीति रिवाज फॉलो होते आ रहे हैं, वहां से इनको ये पावर अराइज होती है। ठीक है भैया, तो यहां तक की आ गई कहानी समझ। अब आती है पावर्स। पावर से पहले अपन क्या कर लेते हैं, इलेक्शन समझ लेते हैं। इलेक्शन बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो ब्रीफ। जितने भी लोग आए, 543 मेंबर्स आए लोकसभा में, उनमें से लोग चुनेंगे अपना स्पीकर, उनमें से लोग चुनेंगे अपना स्पीकर। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि 543 लोगों की भागीदारी है, 543 लोगों अपना स्पीकर चुनेंगे, बट आप खुद समझ सकते हैं जो रूलिंग पार्टी होगी, जिसके पास मेजोरिटी होगी, जिसके पास 271 प्लस वोट होंगे, वो ही पार्टी एबल हो पाएगी अपने स्पीकर को चुनने के लिए। क्योंकि जो मेजोरिटी में नहीं है, जो माइनॉरिटी पार्टी में या अपोजिशन पार्टीज में से हैं, जिसके पास 5, 10, 15, 50, 100 सीटें हैं, तो वो अपना स्पीकर चुन भी नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही ब्रिलियंट आदमी हो, चाहे कितना ही डिजर्विंग आदमी हो, क्योंकि उसको वोट ही नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पीकर आएगा वो क्या होगा, वो हमेशा रूलिंग पार्टी में से ही आएगा। बट एज अ कन्वेंशन क्या किया गया था कि डेप्यूटी स्पीकर को ये मान लिया गया था कि थोड़ी सी फेयरनेस रह जाए हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को अपोजिशन पार्टी का चुन लेंगे। क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर का कोई काम है नहीं, कभी कभार जब स्पीकर एब्सेंट हो, कोई छुट्टियों पे गया हुआ हो, या नहीं आ पा रहा, बीमार है, मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, उस वक्त डेप्यूटी स्पीकर संभाले, तो वो अपोजिशन का आदमी होना चाहिए। बट ये पावर भी आज की तारीख में दी नहीं गई अपोजिशन को। उनको बोला गया हमें डेप्यूटी स्पीकर की जरूरत ही नहीं है, हमारा आदमी एकदम फिट एंड फाइन है, ही विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। और अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, उसको भी अभी अपन पढ़ेंगे, उनमें से कोई आदमी स्पीकर का रोल कर देगा, डेप्यूटी स्पीकर की कोई
जरूरत नहीं है। सो पावर क्या है, पावर पे आ जाता है, इलेक्शन समझ में आ गया। मेंटेन्स एंड द ऑर्डर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो ये पहले तो ब्लैक कैसे हो गया, ठीक है चलो। तो मेंटेन्स द ऑर्डर फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो जितना भी हाउस का बिजनेस है, जो भी बिजनेस कंडक्ट होगा उधर किस तरीके से हमारे को किसको मौका देना है बोलने का, कौन सा मोशन पास होगा, कौन से दिन होगा, ठीक है, कैलेंडर रिलीज जो होगा, फिर सिटिंग के लिए सेशन प्रोरोग कर, सेशन समन किया प्रेसिडेंट ने, फिर सेशन के अंदर बहुत सारी सिटिंग्स होती हैं, तो उन सिटिंग्स को प्रोरोग करना, कॉल अपॉन करना, समन करना, ये सारे काम किनके, ये सारे काम है स्पीकर साहब के। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये जितने भी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जितने भी जो भी हमने नाम लिए थे जहां से इनको पावर आ रही है, इनका फाइनल इंटरप्रेटर भी कौन है, सदन के अंदर फाइनल इंटरप्रेटर स्पीकर ऑफ द हाउस ही है। कि अब कोई मेंबर बोले कि मेरे अकॉर्डिंग ये आर्टिकल ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल ये कहता है, तो जरूरी नहीं है उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। जो भी फाइनल इंटरप्रिटेशन माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, स्पीकर का माना जाएगा, ठीक है। अपोजिशन उठ के कल को रूलिंग पार्टी को कुछ बोल ले या उसको बोलने का मौका देना है या नहीं देना, ये किसके हाथ में, ये हाथ में किसके, ये है हमारे स्पीकर साहब के हाथ में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रावधान है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमने ले डाउन करा आर्टिकल 118 के तहत, सबका फाइनल इंटरप्रिटेशन किसका माना जाएगा, आपका इंटरप्रिटेशन या 543 मेंबर जो हैं उनमें से 542 का नहीं माना जाएगा, स्पीकर साहब का ही फाइनल इंटरप्रिटेशन माना जाएगा कि यार ये जो सोच रहे हैं ना वो ही मानना, या ये जो समझ रहे हैं वो ही सबको समझना पड़ेगा जब तक ये है। मनी बिल, कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए कोई भी बिल जब आता है तो वो अगर मनी बिल है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्पीकर, ये डिसाइड करेगा स्पीकर। तो मनी बिल डिसाइड होने से क्या होगा, वो सबसे पहले लोकसभा में ही पास होगा। मनी बिल का पर्पस क्या है, क्योंकि लोकसभा से रिलेशन होना चाहिए, इसलिए किसी भी बिल को जहां पे पैसा इन्वॉल्व है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैटर इन्वॉल्व है, उस बिल को मनी बिल की कैटेगरी में रखना है या नहीं रखना है, ये अधिकार किसको दिया गया है, स्पीकर को दिया गया। और स्पीकर ने अगर बोल दिया मनी बिल है तो फिर वो मनी बिल ही है, फिर किसी का चाचा उसको मना नहीं कर सकता कि ये मनी बिल नहीं है, या ये मनी बिल के प्रावधान में नहीं आता है, ठीक है। प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सेटिंग, अब फॉर एनी बिल और फॉर एनी मोशन टू बिकम एन एक्ट, कोई भी एक्ट बनना है, अगर हमारे को भारत का कानून बनाना है तो उसके लिए इट हैज टू पास फ्रॉम बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउसेस से वो निकलना चाहिए, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और फिर बाद में वो प्रेसिडेंट साहब उस पर हस्ताक्षर करेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर रहता है। तो लोकसभा से भी सेपरेटली पास होना है, राज्यसभा से भी सेपरेटली पास होना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, एक हाउस से पास हुआ, एक हाउस से पास नहीं हुआ, एक हाउस में अटक गया। तो इस केस में क्या होता है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, जॉइंट सिटिंग बुला के इसका रेजोल्यूशन निकाला जाता है या सोल्यूशन निकाला जाता है कि भैया आप इसको सॉल्व करना है जॉइंट सिटिंग के थ्रू। अब जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, दोनों हाउस मिलेंगे, लोकसभा भी मिलेगा और राज्यसभा भी मिलेगा। अब जिन लोगों को मैथ्स आती है और थोड़ी सी समझ चलती है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, यानी कि हमेशा रूलिंग पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। लोकसभा में कौन है, रूलिंग पार्टी के ज्यादा लोग हैं, और लोकसभा में लोग भी 543 है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 543 है। तो जॉइंट सिटिंग में हमेशा लोकसभा का पलड़ा भारी रहेगा, ठीक है। तो इस, और वैसे भी लोकसभा क्योंकि जनता का सदन है तो रहना भी इनका चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, मैं आपको सिर्फ आपको मैथ समझा रहा हूं कि किस तरीके से काम होता है। तो गलत भी नहीं है, होना भी यही चाहिए, जनता का सदन है, जनता ने चुना है तो जनता को ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए डेमोक्रेसी में, तो ऐसा ही होता है। अब लोकसभा का महत्व रहेगा और ज्वाइंट सिटिंग जब भी होगी तो इन दोनों हाउसेस को जो प्रिसाइड करेगा, इंडिविजुअली तो क्या होता है, लोकसभा को स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है, राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड कर रहा है या चेयरमैन प्रिसाइड कर रहा है। लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो फिर जनता वाला ही, क्योंकि लोकसभा को ज्यादा महत्व है और लोकसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है, पावरफुल हाउस है, तो इसको प्रिसाइड भी कौन करेगा, ज्वाइंट सिटिंग को स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा। बिल्कुल वाजिब बात है, कोई गलत बात है ही नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो यही पावर इनको दी गई है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिसाइड्स ओवर दी ज्वाइंट सिटिंग। फिर कोरम मेंटेन करना, किसी भी सेशन को, किसी भी सिटिंग को कंडक्ट करने के लिए या बिजनेस कंडक्ट करने के लिए क्या होता है, मिनिमम इतने लोग आने चाहिए। अब लोकसभा में 550 लोग हैं, कल को लोग उठ के आए 10-12 और बोले भैया सेशन कंटिन्यू करो या सिटिंग कंटिन्यू करो, तो नहीं होगी। मिनिमम 1/10 ऑफ द मेंबर शुड बी देयर, मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस शुड बी देयर। और ये इंश्योर कौन करता है, ये इंश्योर करता है हमारा स्पीकर साहब। अब स्पीकर गिनने नहीं बैठता, उसके लिए फिर उनके लिए ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है सारे काम के लिए, बट कि कोरम आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोरम अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंश्योर कौन करेगा, स्पीकर। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो मीटिंग को स्थगित कर सकता है, सिटिंग को स्थगित कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब क्या होता है, कई बार जो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ या हमने 10 शेड्यूल के प्रोविजंस अगर पढ़े हो या हल्के फुल्के, वैसे हम इसके ऊपर सेपरेटली बात करेंगे,
तो एंटी डिफेक्शन दल बदल, जब पार्टी बदल देते हैं लोग तो कई मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कुछ उसके प्रोविजंस होते हैं उसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर आपने पार्टी बदल ली है या पार्टी के कहा नहीं माना है, पार्टी जिस तरीके से चाहती है आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो सीट है वो क्या हो जाती है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप स्थगित हो सकते हो, आपको सस्पेंड किया जा सकता है या आपको हटाया जा सकता है। बेसिकली यू लूज योर सीट इन दी पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करना, डिस्क्वालीफाई करना एक अलग बात है, डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करना कि भैया हाँ ये डिस्क्वालिफिकेशन सही है ऑन ग्राउंड्स ऑफ 10th शेड्यूल, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्पीकर साहब, ठीक है। तो जो भी 10th शेड्यूल में दिया गया है हमारे रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के तहत अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसमें फाइनल से किसका होगा, किसका से होगा फाइनल, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। अब हो सकता है इनको लगे कि ये डिफेक्शन में फॉल करता है, हो सकता है इनको लगे कि डिफेक्शन में फॉल नहीं करता, तो ये अपना फाइनल से देंगे कि भैया मुझे नहीं लगता कि ये डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। बाकी मेंबर्स ने बोला भैया इनको डिस्क्वालीफाई करो, ये 10th शेड्यूल के अगेंस्ट है, ये डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट है, तो आप इनको क्या करोगे, आप इनको डिस्क्वालीफाई करो। लेकिन फाइनल में बात किसके पास जाएगी, स्पीकर के पास। स्पीकर बोलेगा कि हाँ इसको डिस्क्वालीफाई करो एज पर 10th शेड्यूल तो ही होगा। अगर उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं लगता कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल करता है या 10th शेड्यूल के प्रोविजन में फॉल करता है, आप गलत से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, फाइनल इंटरप्रेटर कौन है, स्पीकर ही है। तो स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि भैया ये डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। हालांकि इनका जो ये डिसीजन है दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऐसा हो सकता है कि जुडिशियल रिव्यू में बात पहुंचे कि भैया कोई गंभीर आरोप था उसके बाद भी इन्होंने कोई डिस्क्वालीफाई नहीं किया, या गंभीर आरोप से कॉन्विक्ट कर दिया गया था उस मेंबर को फिर भी इन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, तो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी है ये। बट जनरली पावर किसके पास है, विद इन दी हाउस किसके पास पावर है, स्पीकर के पास, टू डिसाइड वेदर अ मेंबर इज टू बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल और नॉट, ठीक है। फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ द कंट्री। तो भारत देश की जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट तो हो ही गई, अपार्ट फ्रॉम दैट हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, फिर जो भी आपकी लोकल लेवल पे भी अगर कोई लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, इनकी जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर यही रहेंगे, उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी यही रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है लोकसभा, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनसे छोटी वाली जितनी भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उनकी जब भी आपस में मीटिंग होगी तो सबसे ऊपर यही प्रिसाइड करेंगे। ये बात आती है समझ में। दूसरा, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है जो कि हमारे को देश और दुनिया की अलग पार्लियामेंट से जोड़ता है, दुनिया भर की पार्लियामेंट से जोड़ता है, फॉर बेटर वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर बेटर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट को अच्छी तरीके से कैसे चलाएं, क्या क्या कन्वेंशन फॉलो हो रहे हैं दुनिया में, इनके लिए रेगुलर कॉन्फ्रेंसेज इनकी होती रहती है, मीटिंग्स इनकी होती रहती है। तो इस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन भी कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या हो गया कि इनको बनाया नहीं गया, बट बीइंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ दिस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं। फिर आता है इनका कास्टिंग वोट। अब ये क्या है, वैसे तो वोट करते नहीं है भैया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये किसी भी बारे में वोट नहीं करते, जितने भी कार्यवाही होती है लोकसभा में उस पर ये वोटिंग नहीं डालते हैं। बट अगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वॉट एवर यू से कि भैया अगर कहीं पे भी वोट का क्या हो गया, टाई हो गया, मतलब फॉर और अगेंस्ट दोनों बराबर बराबर लोग हैं, तो टाई ब्रेकर के लिए किसको बुलाया जाएगा, टाई ब्रेकर के लिए बुलाया जाएगा बिरला साहब को कि भैया आप बताएं कि भैया आपको किस साइड वोट करना है। तो टाई ब्रेकर वोट किनका है कास्टिंग में, वो है स्पीकर साहब का। अदरवाइज ही डजंट वोट इन दी फर्स्ट इंस्टेंस, पहले ये वोट नहीं करते हैं। अगर टाई ब्रेकर होता है तो ही ये किसी बात पे, बिल हो, मोशन हो, रेजोल्यूशन हो, किसी पे भी ये वोट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाएगी। अब पार्लियामेंट के अंदर भी कमिटीज बनाई जाती है, जैसे कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है कैबिनेट के अंदर फॉर बेटर वर्किंग, फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, इसी तरीके से पार्लियामेंट कमिटीज भी बनाई जाती हैं कुछ अफेयर्स को डील करने के लिए। तो उन पार्लियामेंट्री कमिटीज को हेड कौन करेगा, उनके चेयरपर्सन कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, वो कौन डिसाइड करता है, वो ये डिसाइड करते हैं। और ये भी कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज के हेड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जब पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनेंगे तो हेड ऑटोमेटिकली यही बन जाएंगे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के ये हैं, फिर जनरल प्रोसीजर और रूल्स के जो कमेटी के जो हेड हैं वो भी यही है, ठीक है। ऐसे एक दो कमेटी के हेड ये भी है। और अगर एक अपने डेप्यूटी स्पीकर को, जो कि आज की तारीख में तो है ही नहीं, तो कहानी खत्म है। अगर डेप्यूटी स्पीकर को भी अपॉइंट करते हैं अपार्ट फ्रॉम हिम, ये होते हैं तो ये चेयरमैन है। इनके अलावा अगर डेप्यूटी स्पीकर को भी अपॉइंट करते हैं किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में,
तो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स दी चेयरमैन ऑफ द कमेटी। डेप्यूटी स्पीकर क्या बन जाता है? चेयरमैन बन जाता है कमेटी का, अपॉइंट एज अ मेंबर होते ही, ठीक है। बट आज की तारीख में तो ये है ही नहीं, तो इनको तो भूल ही जाओ आप। अब आते हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी। ये थी पावर्स। पावर्स आपको समझ में आ गई, क्या क्या शक्तियां थी, क्या क्या इन्होंने, इनके पास पावर है, ये सब हमने कर लिया। अब आती है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता होता है शायद हिंदी में, तो ये आपकी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफिस है या ये जो सीट है, ये इस तरीके की सीट है। आपको 550 लोगों को गवर्न करना है, उनको मेंटेन करना है, उनको बिजनेस इंश्योर करना है फ्लॉलेसली हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। भले ही आप रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, बट आप रूलिंग पार्टी की तरफ से वहां नहीं बैठे हैं, आप पूरे सदन के राजा हैं, आप पूरे सदन के राजा हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग दी ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो। तो आपको क्या होना चाहिए? एक तो स्वतंत्र होना चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। सिमिलरली जो आपकी बायस नहीं होना चाहिए कि आप रूलिंग पार्टी के तरफ ही सारी बात कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर आप किसी भी पार्टी के हो तो आप उनकी तरफ बात कर रहे हो, ठीक है। आपका बायस नहीं होना चाहिए, इंपार्शियल होने चाहिए आप, कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए, कोई इंपार्शियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है इस पोस्ट में। ये जो पोस्ट है, ये जो सीट है, ये इंपार्शियल भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, तभी इसकी इफेक्टिव काम हो पाएगा और हमारा जो इनका विजन है एक लोकसभा का स्पीकर बनाने का, वो अचीव हो पाएगा। अब जैसे हमने ये ब्रिटेन से लिया है, हमने क्योंकि ब्रिटेन से ही ऑलमोस्ट सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, तो ब्रिटेन से ही हमारा है। तो ब्रिटेन में एक बहुत खास बात है कि जैसे ही कोई स्पीकर बनता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वो क्या करेगा? वो अपनी पार्टी से त्याग करेगा, वो रेजिग्नेशन देगा। सबसे पहले वो त्याग कर देगा कि भैया मैं अब किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मैं एकदम न्यूट्रल आदमी हूं, एकदम न्यूट्रल वाले गियर पे हूं, ना मैं फर्स्ट गियर में हूं ना सेकंड गियर में हूं, ठीक है। तो मैं क्या हूं? न्यूट्रल हूं। तो ब्रिटेन में तो क्या है, इतना पवित्र सिस्टम है, लेकिन हम क्या है, हिंदुस्तानी मॉडिफिकेशन में बिलीव करते हैं और हम इतने पवित्र अंदर से है ही नहीं शायद। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हम नॉन पार्टी नहीं करते, हम भले ही ये मान लेते हैं कि इस पोस्ट को ऐसा बना देते हैं कि भैया हम ये इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शल है, बट हम पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं मांगते कि आप पार्टी से रिजाइन कर लो और अब आप एकदम न्यूट्रल होकर वहां पे बैठो, ठीक है। पार्टी का आदमी रहना ही पड़ता है, ठीक है। खैर एनीवेज, हमने कैसे इंश्योर करा है? तो हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी है, इंडिपेंडेंट होने के लिए, किसी प्रेशर में काम नहीं करने के लिए हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है कि भैया जब तक लोकसभा है आप स्पीकर बने रहोगे, या तो आपकी मृत्यु ही आपको हटा सकती है, नहीं तो कोई नहीं हटा सकता। अगर हटाएगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल मोशन पास करना पड़ेगा, और उसको भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी मेजोरिटी से आपको कोई नहीं हटा सकता, एब्सोल्यूट मेजोरिटी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स, कम से कम 50 मेंबर ऑफ लोकसभा सपोर्ट करेंगे कि यार ये बिरला साहब को हटाओ, तभी बिरला साहब हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। नहीं तो जो स्पीकर है, बिरला साहब अभी कॉन्टेक्स्ट में बोलो, हमेशा बिरला साहब नहीं रहेंगे, ठीक है, जब तक है जबकि बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए है, क्योंकि तो अभी बिरला साहब अपन बोल सकते हैं, अदरवाइज स्पीकर आप बोल लें, ठीक है। तो स्पीकर कैसे हटेगा? स्पीकर जब ही हटेगा जब भैया एक तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं मिलेगी, विद सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। ये जो आप चालू कर रहे हो, आप ये कार्रवाई चालू कर रही है, सबसे पहले आपको 50 लोगों से सपोर्ट चाहिए, फिर ये कार्रवाई चालू होगी, नहीं तो ये कार्यवाही चालू ही नहीं हो सकती हटाने की। तो इससे क्या हुआ, इनको ये पता पड़ेगा कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, मेरे को कोई लात नहीं मार सकता, ठीक है ना। तो मेरे को जब कोई लात नहीं मार सकता तो मैं अपने अनुसार बिजनेस करा सकता हूं, कंडक्ट करा सकता हूं। तो ये इंडिपेंडेंस वाली बात हो जाती है, इम्पार्शलिटी वाली अचीव करने वाली बात हो जाती है। सैलरी एंड पैसा इनको फिक्स कर दिया गया है, कंसोलिडेटेड फंड से इनको पैसा मिल जाता है, कोई चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड है, देना ही देना है इनको, कोई दिक्कत नहीं है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, कंसोलिडेटेड फंड पे इनको पैसा मिल जाएगा। तो सैलरी से भी इनको सिक्योरिटी, भैया मेरी सैलरी भी कोई नहीं खा सकता, कल को बोल दे भैया मैं पैसे नहीं देंगे तेरे को, तो ऐसा भी नहीं है। वर्क एंड कंडक्ट नॉट डिस्कस्ड इन लोकसभा। अब ये जो भी काम कर रहे हैं, ये सदन के अंदर कर रहे हैं और सदन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके काम को सदन में, चाहे ये गलत कर रहे हैं, चाहे ये सही करें, चाहे मुस्कुरा रहे हैं, चाहे चिल्ला रहे हैं, चाहे ये पार्शलिटी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, आप सदन के अंदर इनको डिस्कस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको जब बैठाया है तो ये मान के बैठाया है कि भैया ये एकदम पवित्र आदमी है, एकदम प्लेटोनिक आदमी है, कोई इनमें बैर नहीं है, ये सबको एक ही नजर से देखते हैं। बट आपको वापस यही समझना पड़ेगा, ये सिर्फ आदर्शों में सही हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरता है तो जी ललचा जाता है, या कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिंदुस्तान में यही प्रॉब्लम है कि हम मान लेते कि आदर्श है, आदर्श होते हैं, बट आदर्श पे कोई चलना आसान बात नहीं है, और वो मेरे को लगता नहीं कि कोई चल भी पाता होगा। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम बना दो कि इनको जरूरत ही नहीं पड़े कि ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे। बट ठीक है, जो है सो है। वर्क एंड कंडक्ट नॉट डिस्कस इन लोकसभा, ये लोकसभा में इनके काम पे कोई भी बात नहीं होगी, इनको माना जाता है कि बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इनसे कोई डिस्कशन नहीं होगा। एंड नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो, और इनके जो भी काम है वो भी जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं आएगा,
यानी कि आप इनको कोर्ट में भी नहीं घसीट सकते कि भैया इन्होंने लोकसभा में ये काम करा है। तो ये वैसे भी नहीं बनता क्योंकि ये सदन तक ही इनकी पावर है, सदन के बाहर इनकी कोई पावर नहीं है, सदन के अंदर अंदर की पावर है। तो जुडिशियल मैटर की तो बात आती ही नहीं है इसमें, ठीक है। ही कैन नॉट वोट इन दी फर्स्ट इंस्टेंस। अब इंपार्शियल होने के लिए, दिखाने के लिए क्या भैया, यहाँ इंपार्शियलिटी कैसे प्रूव होती है, इंडिपेंडेंस कैसे प्रूव होती है कि भैया पहले वोट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने वोट करा तो अब इनको फॉलो कर लेंगे लोग, या ये अपने वोट की अहमियत दिखाएंगे, या वो कल को बायस क्रिएट हो सकता है कि भैया यार भाई साहब आप इसी को वोट देना, स्पीकर साहब आप इसी को वोट देना, तो एक बायस क्रिएट हो सकता है, खरीद फरोख्त हो सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनिशियली तो वोट देते ही नहीं है। अगर टाई ब्रेकर हो जाता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बन जाते हैं। ये वही है जो आखिरी बॉल पे छक्का मारेंगे कि भैया कहां पे जाएगा मैच, ठीक है। ये टाई ब्रेकर काम इनका मेन है स्पीकर साहब का, बाकी ये वोट नहीं करते। तो ये कुछ पहलू हैं जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि बीइंग अ पार्टी मैन ऑल्सो, क्योंकि ये पार्टी में से ही आ रहे हैं, बट ये सारे पॉइंट होने से क्या है, हम ये मान लेते हैं कि भैया ये इंपार्शियल हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। वहीं पे ब्रिटेन थोड़ा ज्यादा पवित्र है, उन्होंने बोला नहीं नहीं यार हम ऐसे आदर्श वाली बातों पे नहीं मानेंगे, हम तो प्रैक्टिकली ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पे इन भाई के पास कोई स्कोप ही नहीं हो कि ये पार्शियल और इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। तो ये इस तरीके से होता है। इंडिपेंडेंट तो वहां पे भी देना है, इंश्योर सिक्योरिटी तो टेन्योर की उधर भी देनी है, बट एटलीस्ट नॉन पार्टी होकर कम से कम ये इंश्योर कर दिया जाता है कि अब ये न्यूट्रल खेल रहे हैं, इनका पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये मैं आपको कहानी समझा ही चुका हूं। डेप्यूटी स्पीकर इज द वन हु एक्ट्स एज ए स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। जब स्पीकर मौजूद नहीं है तो हमारा स्पीकर का काम कौन करेगा, क्योंकि स्पीकर इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना पावरफुल आदमी है, अभी हमने सारी पावर डिस्कस कर ही ली। तो ऐसा तो है नहीं उस सदन को या उस सदन की उस पोस्ट को हम खाली रख दें, उस ऑफिस को खाली रख दें। अगर लोकसभा को आगे चलाना है या उसका बिजनेस कैरी ऑन करना है, लोकसभा जब जब मिलती है तो आपको स्पीकर चाहिए। स्पीकर नहीं है तो दूसरा आदमी चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर, तो उसको बोला जाता है डेप्यूटी स्पीकर। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली और वॉट एवर द रीजन में भी आज की तारीख में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है हमारे भारत देश में, ठीक है। होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, बट नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब सेम पावर्स ऑफ स्पीकर व्हेन द सीट इज वेकेंट और एब्सेंट, पावर सेम है। जैसे ही डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर बनता तो सेम पावर, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है तो सेम पावर हो जाती है। इनका काम ही है, डेप्यूटी का काम ही क्या होता है कि जब ये मेन आदमी नहीं हो तो मैं मेन आदमी वाले रोल कर लूं, क्योंकि हो सकता है इसको भी कभी स्पीकर को भी खांसी जुकाम हो जाए, बीमार पड़ जाए, छुट्टियां लेने की जरूरत पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। इनके इलेक्शन की जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, स्पीकर। स्पीकर पहले तो सबसे पहले स्पीकर इलेक्ट होगा, फिर स्पीकर बोलेगा कि भैया इस तारीख को आप डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन रख लो, जो कि बिरला साहब ने नहीं बोला, ठीक है। चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटीज इफ अपॉइंटेड एज अ मेंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी का डेप्यूटी स्पीकर मेंबर बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है। बट वापस फालतू की बात है, अभी कोई मतलब ही नहीं है इसका, आदमी नहीं है तो। These institutions were started under 1919 रिफॉर्म्स। 1919 वाले रिफॉर्म कौन से थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये जो ऑफिसेज हैं, दो ऑफिस हम बात कर रहे हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के, इन ऑफिसेज की शुरुआत, इन सीट्स की शुरुआत कब हुई थी, फ्रॉम 1919, इनफैक्ट 1921 से हुई थी। 1919 में इनके ऊपर बात की गई थी कि ये चालू करना है हमारे को लेजिस्लेटिव बॉडी में। तो ये जो ऑफिसेज हैं दे वर क्रिएटेड आउट ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1919। बट उसके वक्त इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि तब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाला सिस्टम तो होता नहीं था, वाइस रॉय गवर्नर जनरल वाले सिस्टम होते थे। तो इनको क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हो गए हमारे स्पीकर साहब और वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे डेप्यूटी स्पीकर साहब, ठीक है। इनको इस नाम से जाना जाता था। 1947 के बाद इनको बोला गया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो ये हमारे पहले स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं। पहले स्पीकर हमारे थे वो जीवी मालवंकर साहब, और पहले डेप्यूटी स्पीकर हमारे थे अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर, सैनम है या संयम है, अनंत संयम, ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अनंत सैनम ही है सपोज, अनंत सैनम अयंगर जो है वो हमारे थे डेप्यूटी स्पीकर, और हमारे जीवी मालवंकर साहब थे स्पीकर ऑफ दी हाउस। ये पहले हैं हमारे, ठीक है। और उससे पहले इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था अप टू 1947। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भैया कौन कौन था, कब कब कौन था, ठीक है। तो ये स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हो गया। अब आता है पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा। अब क्या होता है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं बनाने का कारण भी क्यों है, क्यों नहीं बनाया है डेप्यूटी स्पीकर, उसके पीछे भी अगर अपन एक कंसिडरेशन ले सकते हैं। तो क्या होता है, स्पीकर 10 आदमी और नॉमिनेट करता है कि मैं नहीं हूं तो डेप्यूटी स्पीकर नहीं हो तो ये 10 नॉमिनेट और करके जा रहा हूं कि भैया मैं कभी भी नहीं होऊंगा, तो इस पैनल में से आप स्पीकर का रोल इनको दे सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक पैनल क्रिएट कर दिया गया है। तो अब डेप्यूटी स्पीकर की कोई खास जरूरत है नहीं, तो डेप्यूटी स्पीकर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। ये मैं आपको
उस साइड से पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि भैया डेप्यूटी स्पीकर क्यों नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया तो गलत है, ठीक है। तो एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा भी क्या किया जाता है, अपॉइंट किए जाते हैं या नॉमिनेट किए जाते हैं। स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, इनको कौन नॉमिनेट करता है, स्पीकर साहब ही बोल देते हैं कि भैया ये 10 लोग हैं जो कि स्पीकर का रोल करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये पैनल हो गया। इसी तरीके से पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन भी होता है, कहां पे, आपके उधर राज्यसभा में भी पैनल होता है जो कि आपके चेयरमैन वाला काम करेंगे। चेयरमैन नहीं होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो आपके डेप्यूटी होंगे, डेप्यूटी नहीं होंगे तो फिर आपके ये पैनल एक तरीके से नॉमिनेट किया जाता है बाय दी वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। फिर एक वर्ड आता है स्पीकर प्रो टेम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पैनल तो कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पीकर प्रो टेम इंपॉर्टेंट भी क्या है, कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको बनाया गया है टेम्पररी। टेम से क्या मतलब है, टेम्पररी, स्पीकर ये टेम्पररी समय के लिए। अब क्या होता है, लोकसभा होती है 5 साल के लिए, लोकसभा होती है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने स्पीकर चुना, 5 साल के लिए आपने स्पीकर चुना, लेकिन अब क्या हुआ, 5 साल बाद लोकसभा खत्म हो जाएगी। लोकसभा खत्म हो जाएगी, इसका मतलब नहीं है कि भैया काम ही खत्म हो जाएंगे पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट की ब्यूरोक्रेसी भी चलती है, पार्लियामेंट की ब्यूरोक्रेसी भी चलती है, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो उस ब्यूरोक्रेसी का हेड कौन होता है, स्पीकर। अब लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, नई लोकसभा का चुनाव होगा, नई जनरल असेंबली इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर स्पीकर हटा देंगे तो कौन करेगा इन सब चीजों पे कंट्रोल, कौन रखेगा, पार्लियामेंट का हेड कौन है, या लोकसभा का हेड कौन है, स्पीकर। तो ये क्या होता है, ये अभी डिसॉल्व नहीं होता, या ये इस आदमी की सीट अभी जाती नहीं है। तो बिरला साहब लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी कुछ समय रहेंगे, कुछ समय रहेंगे। कितने समय रहेंगे, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री ब्यूरोक्रेसी, उनके भी हेड हैं, उनको भी देखना है, वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ लेजिस्लेशन थोड़ी बनाना है, या उसका बाद भी बहुत सारे काम है, तो उसको भी कौन हेड करेगा, यही करेंगे। बहुत सारी कमेटियां बना रखी है, उनको हेड कौन करेगा, ये करेंगे। तो ये कुछ समय तक और रहते हैं, जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती। जैसे ही नई लोकसभा का चुनाव हुआ और फर्स्ट सिटिंग चालू हुई, ये भाई साहब यहां से चल जाएंगे। तो बिरला साहब अब यहां पे नहीं रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट सिटिंग चालू होने तक ये क्या है, लोकसभा के स्पीकर बने रहेंगे। तो इनका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है। लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व हो गई, या जब भी डिसॉल्व हुई, पहले डिसॉल्व हो गई या आपकी बाद में डिसॉल्व हुई, जो भी हमने पढ़ रखा है लोकसभा में, इमरजेंसी लग गई, एक्सटेंड हो गई, या भाई साहब आपका किसी वजह से मेजोरिटी लूज कर दी तो पहले ही डिसॉल्व हो गई। तो जब तक लोकसभा रहेगी उससे एक्स्ट्रा टाइम तक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तक क्या होता है, ये स्पीकर साहब लोकसभा के स्पीकर बने रहते हैं। नई लोकसभा आती है चुन के, उसकी पहली सिटिंग तक ये क्या रहेंगे, लोकसभा के स्पीकर रहेंगे। और उस पहली सिटिंग में क्या होगा, प्रेसिडेंट एक आदमी बनाएगा, नॉमिनेट करेगा, स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम। इस पर्टिकुलर टाइम के लिए फर्स्ट सिटिंग तक कौन रहे, वो ही रहे, फर्स्ट सिटिंग के अंदर नहीं रहे, फर्स्ट सिटिंग चालू होने तक ये रहे। अब जैसे ही फर्स्ट सिटिंग चालू होगी तो ये स्पीकर का काम करेंगे, क्योंकि अभी भी स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं है, नई लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं है, अभी भी पुरानी ही क्या चल रही है, यही चल रही है। पुराना स्पीकर यहां तक था, अब स्पीकर प्रोटेम आ गया है। अब स्पीकर प्रोटेम क्या करेगा, नई लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव करने का प्रोसीजर लेट डाउन करेगा, अपने अपने अलग अलग काम करेगा। नया स्पीकर का चुनाव होगा नई लोकसभा का, ये लोकसभा स्पीकर नया वाला काले पेन से, इनका चुनाव होगा, तब ये स्पीकर प्रोटेम वाली जो पोजीशन है ये भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये एक टेम्पररी पोजीशन है। फर्स्ट सिटिंग जो होती है नई वाली लोकसभा की, उस दरमियान से जब तक नया स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता नई लोकसभा का, तब तक ये रहता है प्रोटेम, टेम्पररी है। टेम से आप क्या रखें, टेम्पररी स्पीकर है, उसके बाद इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्पीकर का अगर आप वापस एक बार समझना है तो जो एग्जिस्टिंग स्पीकर है या पुराना स्पीकर है, ये लोकसभा से भी आगे जाएगा जब तक फर्स्ट सिटिंग नहीं आएगी। फर्स्ट सिटिंग के बाद जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता है तब तक स्पीकर प्रोटेम रहता है, जब तक नया स्पीकर नहीं रहता तब तक प्रोटेम रहता है। और वो पहली सिटिंग में ही डिसाइड होने लग जाता है, वहां से इलेक्शन करवाने, स्पीकर के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना, तो स्पीकर के इलेक्शन करवाता कौन है, ये प्रोटेम स्पीकर करवाता है कि भैया इस तरीके से प्रोसीजर हो, क्योंकि वापस हाउस तो मेंटेन करना है, हाउस के बिजनेस को कंडक्ट तो करना ही है। तो अब यहाँ पे कोई आदमी नहीं तो कौन करेगा, तो इसलिए एक स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है। पुराने से करवा नहीं सकते, पुराना आदमी है ही नहीं, हो सकता पार्टी चेंज हो जाए, ये तो रूलिंग पार्टी का था या पहले वाली पार्टी का, अब दूसरी पार्टी आ गई, तो इसको भी नहीं बना के रख सकते। क्लियर है, तो इसलिए इस पोजीशन को आपको बनाना पड़ता है। तो ये था स्पीकर स्पीकर प्रोटेम। तो आई होप आपको स्पीकर प्रोटेम भी समझ में आ गया। और विद दिस आई सपोज द क्लास हैज एंडेड, यस।
तो स्पीकर भी खत्म हो गया, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस चेयरपर्सन, सब कुछ, पैनल वैनल सब डिस्कस कर लिया अपन ने। ये पूरा ऑफिस जो था इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इंडिपेंडेंस, इंपार्शियलिटी सब कुछ कर लिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, प्रॉब्लम पूछो, नहीं तो सोशल मीडिया पे आप मेरे से कोई भी डीएम करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मेरी उपलब्धि होगी मैं आपको जवाब दूंगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।